नमस्कार दोस्तों, शिक्षा शाला में आपका स्वागत है। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी फिजिक्स का सेशन चल रहा है और आज के वीडियो में हम लोग प्रकाश यानी लाइट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग ध्वनि यानी साउंड के बारे में पढ़े थे और आज हम लोग लाइट यानी प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। इसमें भी 25 महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों को शामिल किया गया है और ये सारे प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है जिसे कहते हैं। यानी प्रकाश जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है और उस कण को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए परमाणु, बी न्यूट्रॉन, सी पॉजिट्रॉन और डी फोटॉन। तो क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फोटॉन। यानी प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिल करके बना है और उस कण को फोटॉन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। ऑप्शन नंबर ए अनुप्रस्थ तरंग, बी अनुदैर्ध्य तरंग, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश तरंग जो है वो एक अनुप्रस्थ तरंग है। याद रखिएगा, प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है, क्योंकि कल वाला वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि अनुदैर्ध्य तरंग वो ध्वनि है। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है, जबकि प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है। नेक्स्ट, प्रकाश तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। प्रकाश तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया था, प्रस्थापित किया गया था। तो प्रकाश तरंग सिद्धांत आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है न्यूटन के द्वारा, बी हाइगेंस के द्वारा, सी प्लांक के द्वारा, डी फैराडे के द्वारा। तो प्रकाश तरंग सिद्धांत जो है वो हाइगेंस के द्वारा प्रस्थापित किया गया था। किसके द्वारा? हाइगेंस के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और चौथा प्रश्न है, प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। याद रखिएगा, प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह सर्वप्रथम किसने बताया। ऑप्शन नंबर ए न्यूटन, बी हाइगेंस, सी ग्रेमाल्डी और डी मैक्सवेल। तो इसके बारे में सर्वप्रथम हाइगेंस ने बताया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसके बारे में सर्वप्रथम हाइगेंस ने बताया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया। ये बताना है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था। यह प्रश्न पिछले वीडियो में भी हम लोग देखे थे। ऑप्शन नंबर ए है कॉम्पटन, बी मैक्सवेल, सी आइंस्टीन और डी है न्यूटन। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके बारे में सर्वप्रथम यानी सिद्धांत के बारे में न्यूटन ने बताया था। न्यूटन, आइंस्टीन कौन बताया था? आइंस्टीन बताया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? आइंस्टीन ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी अवरोध के किनारे से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है। यानी प्रकाश के मार्ग में जब कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाए तो क्या होता है कि प्रकाश उसके किनारे से मुड़ने की प्रवृत्ति को दर्शाता है और उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है विक्षेपण, बी विवर्तन, सी अपवर्तन और डी व्यतिकरण। तो उसको कहते हैं विवर्तन। इस प्रकार से इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। तो प्रकाश विकिरण की प्रकृति क्या होती है, आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है तरंग के समान, बी कण के समान, सी तरंग तथा कण दोनों के समान, डी तरंग तथा कण दोनों के समान नहीं।
तो प्रकाश विकिरण की जो प्रकृति होती है वो होती है तरंग तथा कण दोनों के समान। तरंग तथा कण दोनों के समान। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? ऑप्शन नंबर ए गैलीलियो, बी न्यूटन, सी रोमर और डी है माइकलसन। तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर ने ज्ञात किया था। कौन ज्ञात किया था? रोमर। जानते होंगे निर्वात में प्रकाश का वेग कितना है? 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ये निर्वात में प्रकाश का वेग होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। प्रकाश का वेग अधिकतम कितना होता है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए हीरा में, बी निर्वात में, सी पानी में, डी कांच में। किस में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है? अगर निर्वात में देखते हैं तो निर्वात में प्रकाश का वेग अभी तुरंत हम लोग देखे थे 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है। और उसके बाद अगर पानी में आते हैं तो पानी में होता है 2.25 गुना 10⁸ 2.25 गुना 10⁸। ठीक है। और कांच में होता है 2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रकार से प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। याद रखिएगा, प्रकाश का अधिकतम वेग कहाँ होता है? निर्वात में होता है। नेक्स्ट, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की चाल, यानी किसी माध्यम के तापमान में वृद्धि कर दिया जाए तो प्रकाश की चाल क्या होगी? याद रखिएगा, हाँ, तापमान बढ़ाने के बाद क्या हो जाता है ये ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए बढ़ती है, सी घटती है, डी वैसी ही रहती है, डी सहसा गिर जाता है। यानी माध्यम के तापमान में जब वृद्धि करते हैं तो प्रकाश की चाल क्या होगी? तो प्रकाश की चाल ना तो घटेगी और ना ही बढ़ेगी, वैसी रह जाएगी, यानी अपरिवर्तित रहेगी। नेक्स्ट 11 नंबर है, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगभग कितना समय लगता है? बताइए जल्दी से, आप लोग तो जान रहे होंगे कि चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है। ध्यान से सुनिएगा, चंद्रमा से पृथ्वी कहा जा रहा है, ऐसा नहीं कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में, ऐसा नहीं कहा जा रहा है, चंद्रमा से पृथ्वी। ऑप्शन नंबर ए 8 मिनट, होगा ही नहीं, बी 8 सेकंड, सी 1 सेकंड और डी है 100 सेकंड। तो चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 1.28 सेकंड लगता है। याद रखिएगा, कितना सेकंड? 1.28 सेकंड। तो यहाँ लगभग में पूछा जा रहा है तो लगभग है 1 सेकंड। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगभग 1 सेकंड का समय लगता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सूर्य की प्रकाश को धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य की प्रकाश को धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ऑप्शन नंबर ए 4.2 सेकंड, बी 4.8 सेकंड, सी 8.5 मिनट और डी है 3.6 सेकंड। तो सूर्य की प्रकाश को धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो लगता है 8 मिनट 16.6 सेकंड। याद रखिएगा, 8 मिनट 16.6 सेकंड का वक्त लगता है। तो 8 मिनट 16.6 सेकंड तो लगभग हो जाता है 8.5 मिनट के करीब। तो इस प्रकार से सूर्य की प्रकाश को धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो लगभग 8.5 मिनट का समय लगता है, जबकि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 1 सेकंड लगता है। चलिए ये हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 13 नंबर कि प्रकाश की गति है, यानी प्रकाश की गति कितनी होती है? तो जब इस प्रकार का प्रश्न आए तो हम लोग निर्वात में प्रकाश की गति के बारे में बात करेंगे। यानी प्रकाश की गति है किसमें? निर्वात में। ऑप्शन नंबर ए 9 गुना 10⁻² मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर बी 3 गुना 10⁻11 मीटर प्रति सेकंड,
सी 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड और डी है 2 गुना 10⁻4 मीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे निर्वात में प्रकाश की गति 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता है। पानी में प्रकाश की गति 2.25 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता है, जबकि कांच में प्रकाश की गति 2 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इतना याद रखना है। नेक्स्ट 14 नंबर बढ़ते हैं। 14 है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो सूर्य ग्रहण देखिए होता क्या है कि सूर्य में ग्रहण का लगना, यानी यहाँ पर कहीं सूर्य है और यहाँ पृथ्वी है, बीच में आ जाता है चंद्रमा। बीच में क्या आ जाता है? चंद्रमा। यहाँ सूर्य हो गया, यहाँ पृथ्वी हो गया और बीच में आ गया चंद्रमा। तो इसको हम लोग कहते हैं सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण में कौन सा भाग पृथ्वी का सूर्य का कौन सा भाग दिखता है। तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट यानी कोरोना नामक भाग दिखता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट यानी कोरोना नामक भाग दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न अगला है पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 250 सेकंड, बी 460 सेकंड, सी 500 सेकंड और डी है 600 सेकंड। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है 460 सेकंड। याद रखिएगा पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय 460 सेकंड और इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 16 नंबर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य ग्रहण कब होता है। अभी तुरंत बताए थे सूर्य ग्रहण कब होता है, यानी यहाँ सूर्य है और यहाँ पृथ्वी है, बीच में आ जाएगा मून यानी चंद्रमा। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा बीच में हो। किसके बीच में? पृथ्वी और सूर्य के बीच में। याद रखिएगा सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है 17 नंबर प्रश्न है। 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि चंद्र ग्रहण घटित होता है। चंद्र ग्रहण कब घटित यानी चंद्र ग्रहण कब लगता है। ऑप्शन नंबर ए अमावस्या के दिन, बी पूर्णिमा के दिन, सी अर्धचंद्र के दिन और डी अमावस्या एवं पूर्णिमा के दिन। तो चंद्र ग्रहण कब लगता है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चंद्र ग्रहण जो है वो पूर्णिमा के दिन लगता है और अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य यहाँ पर की हो गया, की होना चाहिए। तो सूर्य ग्रहण जो है वो अमावस्या के दिन लगता है और पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। तो चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न सूर्य ग्रहण कब होता है। अभी तुरंत हम लोग चर्चा किए थे सूर्य ग्रहण कब होता है। तो सूर्य ग्रहण जो होता है वो होता है अमावस्या के दिन। अमावस्या को प्रतिपदा भी बोलते हैं। कई बार ऑप्शन में सिर्फ प्रतिपदा दे देता है, तो इस प्रकार से प्रतिपदा को याद रखिएगा। अमावस्या कहा जाता है, सूर्य ग्रहण होता है प्रतिपदा यानी अमावस्या के दिन और पूर्णिमा को जो होता है वो होता है चंद्र ग्रहण। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर किस गुण के कारण, प्रश्न है किस गुण के कारण पानी से भरी हुई बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। पानी के बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, यानी जब ये कोई बर्तन है इसमें पानी ले लेते हैं और यहाँ से छड़ी रखते हैं सीधा तो यहाँ से हल्का मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। यह किस गुण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए विवर्तन, बी प्रकीर्णन, सी अपवर्तन और डी है उत्प्लावन। तो यह होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। याद रखिएगा इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न प्रकाशिक तंतु में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। प्रकाशिक तंतु की बात किया जा रहा है, इसमें किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश का प्रकीर्णन, बी
क्रमिक अपवर्तन, सी व्यतिकरण और डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रकाशिक तंतु में किस सिद्धांत का प्रयोग होता है? तो प्रकाशिक तंतु में पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट 21 है, सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन होता है यदि प्रकाश, सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश ऑप्शन नंबर ए वायु से कांच में जाए, बी वायु से जल में जाए, सी कांच से वायु में जाए, डी जल से कांच में जाए। तो सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन तभी संभव है जब प्रकाश कांच से वायु में जाए, कांच से वायु में जाए। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांच से वायु। नेक्स्ट, चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है। सही बात है, जो कांच क्रैक कर जाता है, जब ठोकर लगती है क्रैक कर जाता है तो वो चटकीला प्रतीत हो, इसका क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ए वर्तन के कारण, बी परावर्तन के कारण, सी व्यतिकरण के कारण और डी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो कांच, चटका हुआ कांच जो है वो चटकीला प्रतीत होता है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मृग तृष्णा बनने का कारण है। मृग तृष्णा, जिसको मिरेज बोलते हैं इंग्लिश में, वो बनने का क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सी विसरण, डी परावर्तन, सी परावर्तन और डी है अपवर्तन। तो मृग तृष्णा बनने का क्या कारण है? मृग तृष्णा होता क्या है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं कि मृग तृष्णा बनने का कारण से पहले इसको जानते हैं कि मृग तृष्णा है क्या। ठीक है, देखिए मृग तृष्णा क्या है, उसको हम लोग जानते हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि गर्म के दिनों में सड़कों पर कभी कभी हम पानी देखते हैं। गर्मी के दिन में कभी कभी क्या होता है, जब सड़क पर निकलिएगा तेज़ धूप में तो लगेगा पानी है, लेकिन जब पास जाते हैं तो नहीं देखते हैं। ये प्राकृतिक रूप से ऑप्टिकल भ्रम है, ऑप्टिकल भ्रम है। प्राकृतिक रूप से क्या है, ये ऑप्टिकल भ्रम है, यानी हम जाते सड़क पर लगेगा पानी है लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो पानी नहीं दिखता है। इसी को हम लोग मिरेज कहते हैं। आइए ये क्यों होता है इसको जानते हैं। यह सड़कों, रेगिस्तानों और छतों जैसी गर्म मंजिलों पर गर्म दिनों में आम है, यानी गर्मी के दिन में ही ये दिखता है। जब यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ये किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश में झुकने की एक प्रवृत्ति होती है। यह उच्च से निम्न घनत्व या माध्यम में निम्न घनत्व तक यात्रा करता है तो प्रकाश की सीधी किरण वैसे ही झुक जाते हैं। यानी जैसे मान लीजिए ये सड़क है और इस पर जब सूर्य की किरण पड़ती है तो इसका निचला वाला सतह जो होता है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो गर्म हुआ तो विरल माध्यम हो गया, जबकि ऊपर का वायु कुछ हद तक ठंडा रहता है, तो इसको हम लोग सघन माध्यम। तो विरल ऊपर से यानी विरल से सघन से विरल माध्यम में जब कोई प्रकाश किरण आएगी तो वो अभिलंब से दूर हटेगा। तो अभिलंब से दूर हटेगा तो क्या होगा, वहाँ पर लगेगा कि कुछ पानी टाइप का है। तो गर्म के दिनों में सड़कें काली और ठोस हो जाती है और तेज़ गर्म हो जाती है और गर्मी बरकरार रहती है। सड़क के ठीक ऊपर की हवा बहुत गर्म और कम घनी होती है। जो अभी बताया कि सड़क के ऊपर की कम घनी हवा होती है उसका यानी क्या कह सकते, वो विरल माध्यम होता है, सघन माध्यम होता है, क्योंकि ठंडी हवा जो होता है वो सघन होता है और गर्म हवा विरल माध्यम हो जाता है। इसके ऊपर की परत तुलनात्मक रूप से थोड़ी ठंडी होती है और ये सघन होती है। जब प्रकाश की किरणें पहली परत पर पड़ती है तो वे सीधे जाती है, लेकिन गर्म सड़क की दूसरी यानी अगली गर्म परत में प्रवेश करती है तब क्या होता है, झुक जाता है। यानी कहने का अर्थ ये हो रहा है, यहाँ विरल माध्यम है और ऊपर जो है सघन माध्यम है। तो प्रकाश किरण जब आती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुकती है, जिसके कारण यह घटना दिखती है। तो हम लोग समझ गए कि मृग तृष्णा क्या है। तो मृग तृष्णा ये गर्मी के दिनों में दिखने वाली एक ऐसी भ्रामक घटना है जो सड़क पर कभी चलते समय लगेगा कि यहाँ पर पानी है, लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं तो ऐसा नहीं दिखता है। तो मृग तृष्णा होने का कारण क्या है?
तो मृग तृष्णा होने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग तृष्णा होने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 24 है, हीरा चमकदार दिखाई देता है। सही बात है, हीरा खरीदता है इसलिए आदमी है कि वो चमकदार दिखाई देता है। हीरा चमकदार दिखाई देता है और इसका कारण क्या है? हीरा चमकदार दिखाई क्यों देता है? ऑप्शन नंबर ए परावर्तन कारण, बी अपवर्तन के कारण, सी सामूहिक आंतरिक परावर्तन कारण और डी प्रकीर्णन के कारण। तो हीरा चमकदार दिखाई देता है, इसका मुख्य कारण है सामूहिक आंतरिक परावर्तन, यानी इसको हम लोग सामूहिक को पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी कह सकते हैं, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहिए या सामूहिक आंतरिक परावर्तन कहिए। इसी कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 25 और ये आज का लास्ट प्रश्न है, रेगिस्तान में मरीचिका जैसी घटना का कारण है। या फिर आ गया एक मरीचिका। मरीचिका क्या है, आइए पहले इसको जानते हैं। देखिए मरीचिका जो है वो कहा जा रहा है देखिए मरीचिका एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टिभ्रम है। क्या कहा जा रहा है कि मरीचिका जो है वो वायुमंडलीय दृष्टिभ्रम है, जिसमें प्रेक्षक अस्तित्वहीन जलाशय एवं दूरस्थ वस्तु के उल्टे या बड़े आकार के, यानी उल्टा या बड़े आकार के प्रतिबिंब तथा अन्य अनेक प्रकार के विरूपण देखता है। कभी क्या दिखेगा दूर में कि प्रतिबिंब उल्टा है, कभी दिखेगा बड़ा है, यानी एक प्रकार का दृष्टिभ्रम है। वस्तु और प्रेक्षक के बीच की दूरी कम होने पर प्रेक्षक का भ्रम दूर होता है, यानी जब वहाँ पहुँचता है तो पता चलता है कि वास्तविक स्थिति कुछ और है लेकिन दिख कुछ और रहा था। यह विरूपित प्रतिबिंब नहीं देख पाता। गर्म दोपहरी में सड़क पर मोटर चलाते समय किसी सपाट ढलवी भूमि की चोटी पर पहुंचने पर दूर आगे सड़क पर पानी का भ्रम होता है। ऊपर जो हम लोग पढ़े थे जो है उसके बारे में, ऊपर जो हम लोग पढ़े थे, ऊपर वाले प्रश्न में अभी जो देखे थे हम लोग, यहाँ जो हम लोग पढ़े थे मृग तृष्णा के बारे में, तो उसी से रिलेटेड ये भी है। जिस प्रकार से मृग तृष्णा है उसी प्रकार से मरीचिका भी है। तो मरीचिका क्या होता है कि मरीचिका भी एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टिभ्रम है और इसमें भी पानी का भ्रम होता है। यह मरीचिका दूसरा सुपरिचित स्वरूप है। इस घटना की व्याख्या प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत, याद रखें किस सिद्धांत, प्रकाश के अपवर्तन सिद्धांत के आधार पर की जाती है। जब पृथ्वी की सतह पर सटी हुई हवा की परत गर्म हो जाती है, वही बात है कि पृथ्वी की सतह का हवा गर्म हो जाएगा, ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो वो विरल माध्यम हो जाएगा और ऊपर कम गर्म होगा तो वो हो जाएगा सघन माध्यम। तो सघन से विरल में आएगा, सघन से विरल में आएगा तो अविलंब से दूर हटेगा, सघन से विरल आएगा तो अविलंब से दूर हटेगा। और कह रहा है कि ऊपर ठंडी हो जाती है, कम अपवर्तनांक होती है, अतः किसी सुदूर वस्तु से आने वाला प्रकाश जैसे पेड़ की चोटी से आता हुआ ज्यों-ज्यों हवा की परतें से अपवर्तित होता आता है, त्यों-त्यों वह अभिलंब से अधिकाधिक विचलित होता जाता है, यानी अभिलंब से दूर हटता है। फलतः प्रेक्षक वस्तु का काल्पनिक और उल्टा प्रतिबिंब देखता है। तो ये था मरीचिका। तो मरीचिका में काल्पनिक और उल्टा प्रतिबिंब देखा जाता है। तो मरीचिका की घटना का कारण क्या है? ऑप्शन ए प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन और प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो दोस्तों ये था आज का 25 महत्वपूर्ण बहुवैकल्पिक प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।